वो जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है, चाहे वो रेस्ट पे चाहे वो मोशन पे हो। बट अगर हम उस पर टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वो अपने स्टेट को चेंज कर सकती है, बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने एक्सिस पर रोटेट होने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको टॉर्क कहा जाता है, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्क लगाने पर ही वो अपने स्टेट को चेंज कर सकती है, या उस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले उस चेंज को रजिस्ट कर सकती है। तो ये जो टेंडेंसी होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करता है, वो भी अपने एक्सिस पर चेंज करता है, तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। या इन शॉर्ट फॉर्म देखें तो किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जहाँ पे टॉर्क अप्लाई करने पे वो अपने स्टेट को चेंज करता है, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो अब हम इसका ड्रॉ देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ बनाया, जो मैंने ड्रॉ बताया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू m r का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर हम I1, I2 और I3 के फॉर्म में लेंगे। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लेंगे। I1 के लिए बनेगा M1 R1, I2 के लिए बनेगा M2 R2 और I3 के लिए बनेगा M3 R3। सबको सम करेंगे। सम करने के बाद में सबको शॉर्ट फॉर्म में समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो समेशन के फॉर्म पे आपका आएगा समेशन ऑफ MIRI का स्क्वायर। और यहाँ पे जो I है वो इंटीजर को शो करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू समेशन MR का स्क्वायर। ये आपका बनेगा रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। अब इसके बाद देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब वो बॉडी मोशन पे आती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेट करा है, अज्यूम करा है कि इस सिस्टम पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। देखिए ओरिजिन पॉइंट से R1 डिस्टेंस दूर, R2 डिस्टेंस दूर और R3 डिस्टेंस दूर अलग अलग ऑब्जेक्ट है। मास हम लेंगे M1, M2, M3। ठीक है, डिस्टेंस लेंगे R1, R2 और R3। तो फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। ठीक है, वन पार्टिकल के लिए। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए हो जाएगा m1 v1 का स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल के लिए होगा m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही n पार्टिकल के लिए होगा m3 का स्क्वायर। तो टोटल करेंगे हम सम पार्टिकल की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को। तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा हाफ m1 v1 m2 v2 और m3 v3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपका v1 है वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे RW की। ठीक है, v इज इक्वल टू RW एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, R जो है वो आपका डिस्टेंस को बताता है और जो ओमेगा है वो एंगल रोटेट करने के लिए शो करता है। तो v इक्वल टू हम रखेंगे RW। तो v1 के प्लेस पर आ जाएगा R1W। ये एंगल के लिए ये चेंज नहीं होगा। v2 इज इक्वल टू आएगा R2W। इस तरह से v3 के लिए आएगा R3W और सबको यहाँ पे रखते जाएंगे। M1 R1W का स्क्वायर, M2 R2W का स्क्वायर। अब फिर उसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। देन सब में से जो कॉमन टर्म्स है जैसे कि हाफ ओमेगा स्क्वायर, सबको हम कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन निकालने के बाद आपके पास आएगा आपके पास सिर्फ बचेगा M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर। इन ब्रैकेट वाले टर्म्स को फिर हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, समेशन M R का स्क्वायर या M1 R1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो M R स्क्वायर के प्लेस पर I को पुट कर सकते हैं, बिकॉज I इज इक्वल टू होता है M R का स्क्वायर। इसलिए हम समेशन M R के स्क्वायर के प्लेस पर रख देंगे I और हाफ ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो ये आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल बॉडी।
इसके बाद है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी रोटेट होकर के मोशन करती है तो उस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर लेट करेंगे ऐसा सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और उसका मास हम लेंगे, अज्यूम करेंगे m1 m2 m3, ठीक है, जो कि r1 r2 r3 डिस्टेंस पर दूर होते हैं। सबसे पहले हम लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे। लीनियर वेलोसिटी होता है p इज इक्वल टू एम v की वैल्यू होती है r w। हम यहाँ पे रखेंगे p इज इक्वल टू एम आर डब्ल्यू। अब 1 के फॉर्म में लेते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में लेंगे, तो P1 इज इक्वल टू आएगा m1 r1 w, P2 इज इक्वल टू आएगा m2 r2 w। इस तरह से आपका इक्वेशन बनता जाएगा। ठीक है, फिर अब लेंगे हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो L इज इक्वल टू पी की वैल्यू थी m r w और एक r आपका एक्स्ट्रा हो गया, तो L इज इक्वल टू आएगा m r w ओमेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर L1 अगर लेते हैं तो ये m1 r1 होगा, L2 लेंगे तो m2 r2 होगा। इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकाल के सबको सम करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन बना हुआ है, एल लिख सकते हैं या जे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जे आएगा या एल आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। जे या एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। तो जे इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकंड पार्टिकल के लिए, थर्ड पार्टिकल के लिए, तीनों से ओमेगा कॉमन निकला। आपका सारे टर्म्स को हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे और इसके प्लेस पर आपका आ जाएगा आई, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बनेगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन के लिए। इसके बाद है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी सिस्टम पे टॉर्क नहीं अप्लाई करते हैं तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स अगर टॉर्क की वैल्यू 0 होती है तो वहां पे जो आपका मोमेंटम है, मतलब कि जे है, वो भी 0 हो जाएगा या फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लेट किया गया है जे इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, जे का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, जे इक्वल टू आई ओमेगा निकाला है। अगर जे कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हाँ ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका टाउ आएगा, सॉरी जे आएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी जे नहीं आएगा, टॉर्क आएगा। ये इस तरह से टॉर्क बनेगा, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। अगर किसी बॉडी में टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया कि टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, है ना। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब टॉर्क हम नहीं लगाते हैं। अगर टॉर्क की जगह 0 रखेंगे तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 0 हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू 0 होती है मतलब जे की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और जे का जो फॉर्मूला है जे इक्वल टू आई ओमेगा, वो भी आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये तो आपका एक कंडीशन के लिए बनेगा। अगर हम अलग अलग कंडीशन की बात करें, जैसे कि J1, J2, J3, तो यहाँ पर भी J की जगह पर आएगा आपका I1 ओमेगा 1, J2 की जगह पर आएगा I2 ओमेगा 2। इन सबकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है अगर टॉर्क अप्लाई नहीं करते हैं, और टॉर्क अप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू में चेंजेस आता है। जो लास्ट लास्ट के 3-4 डेरिवेशन थे इस चैप्टर के, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से मैंने इतने क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे काइनेटिक थ्योरी, और जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर मैम ने भी कराया हुआ, जिसको भी शॉर्ट में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। और नोट में आप लोगों को पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद सेंड कर दूंगी। अभी आप लोग कहाँ तक लिखे हो? रिया कहाँ तक लिखी हो? मैम चेक करके बताती हूँ। हाँ
मैम चेक करके बताती हूँ फिर कॉपी में। हाँ ठीक है ना, आप वो मुझे चैप्टर का नाम मुझे सेंड कर देना, मैं देख लूँगी। आगे कब यस भेजना है? मैम। थर्मोडायनामिक्स एग्जाम में आएगा तो वहाँ तक मैं भेज दूंगी, ठीक है। चलो ठीक है, क्लोज करते हैं।